हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग क्लास 11th के लिए जेई और नीट के हिसाब से काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये फिजिक्स क्लास 11 का क्लास है, इसमें हम लोग मोशन चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। और बेसिकली हमारा जो यहाँ पर रेफरेंस ऑफ बुक होगा वह एच.सी. वर्मा बुक होगा। तो आई होप कि आप लोगों के पास भी एच.सी. वर्मा बुक होना चाहिए। ये काफ़ी फेमस बुक है, आप जानते हैं। आईटी जेई और नीट की तैयारी करने वालों लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है और काफ़ी बढ़िया बुक भी है, काफ़ी कंसेप्चुअल बुक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मैं लगातार उसी के रेफरेंस से यहाँ पर चीज़ें जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोगों का बात आता है कि आप कब किसी ऑब्जेक्ट को कहिएगा कि वह ऑब्जेक्ट जो है वह मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो देखिए, कहने का यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि अर्थ पृथ्वी जो है यह रुकी हुई है और सूरज चल रहा है ना। साथ में मैं यह भी कह सकता हूँ कि पेड़ भी चल रहा है। ओके, इस तरह का काफ़ी सारा स्टेटमेंट जो है द्विभाषी स्टेटमेंट मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गलत कह रहा हूँ। इनमें से जो भी स्टेटमेंट मैंने कहे हैं उनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से मैं स्टेटमेंट को कह रहा हूँ, उसी के हिसाब से आप समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। कि मान लीजिए कि हमारा अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इस अर्थ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर कहीं सूरज है। तो इस व्यक्ति को क्या दिख रहा है? इस व्यक्ति को दिख रहा है कि इसके बगल का जो घर है, इसके बगल का जो पेड़ है, वह सभी क्या है? स्थिर है। वह जिस जगह पर खड़ा है, जैसे जैसे टाइम जो है पास करता गया, सुबह 6 बजे का लेकर शाम के 6 बजे तक यह व्यक्ति इस बात को क्या किया? कंक्लूड किया, कंसीडर किया, देखा कि आखिर हो क्या रहा है। तो इसको क्या दिखा? इसको दिखा कि सन जो है वह यहाँ से चलते चलते यहाँ पर चला आया, लेकिन अर्थ तो इसके लिए यहीं पर रहा। तो इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब निकला कि इस व्यक्ति के लिए यह सन जो है वह किस में है? मोशन में है। ओके, इस व्यक्ति के लिए सन जो है वह किस में है? मोशन में है। वहीं पर अब यह व्यक्ति अगर चांद पर चला जाए, वहीं पर अगर यह व्यक्ति क्या हो? चांद पर चला जाए, ठीक है। अब चांद पर जाकर यह क्या करे? यह अब अर्थ को देखे, ठीक है। तो अब इसको क्या दिखाई देगा? अब अर्थ इसको घूमता हुआ दिखाई देगा। तो यह क्या बोलेगा कि चांद रुका हुआ है और अर्थ जो है वह रोटेट कर रहा है। जबकि यही व्यक्ति अर्थ से चांद को देख रहा होता तो यह क्या बोलता कि अर्थ रुका हुआ है और चांद रोटेट कर रहा है। ओके, फिर एक और स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर दिया कि पेड़ जो है हमारा, कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पौधा है। ओके, ये पौधा जो है ये भी चल रहा है। तो ये कैसे चल रहा है? तो हमने कोई बीज डाला तो ये पौधा इतना बड़ा हुआ, फिर बड़ा होते 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 फिर यह इतना बड़ा हो गया, बढ़ रहा है ये पौधा। तो यानी कि इसका मोशन किधर की ओर हो रहा है? इधर की ओर हो रहा है ना। तो ये भी चल रहा है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट मैं देता हूं कि एक व्यक्ति जो है वह क्या है? ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, यहाँ पर बैठा हुआ है वह, और यहाँ से वो बाहर की ओर देख रहा है। तो बाहर की ओर देख रहा है तो उसको क्या दिख रहा है? पेड़ आया चला गया, घर आया चला गया, है कि नहीं? कोई भी चीज़ें आ रही हैं वह सभी चीज़ें क्या हो जा रही हैं? उसकी आंखों के सामने से आ रही हैं और चली जा रही हैं। तो इस व्यक्ति के लिए ट्रेन
जिस जगह पर वो बैठा हुआ है ये तो उसकी जगह पर बैठा हुआ है, वो जगह तो नहीं बदल रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसके खिड़की के सामने का जो भी सीन है वह चीज़ें क्या हो रही हैं, चलते जा रही हैं, गुजरते जा रही हैं, है ना। तो इस व्यक्ति के लिए बाहर का जो पेड़ हुआ या बाहर के जो घर हुए वह सभी किस में है, मोशन में है। और ट्रेन इसके लिए कैसे स्थिति में है, रेस्ट की स्थिति में है। जबकि चल तो ट्रेन रहा है, पेड़ घर ये सभी चीज़ें तो स्थिर हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए यह ट्रेन जो है वह स्थिर है और घर वगैरह जो है, पेड़ वगैरह जो है वह चल रहे हैं। यहीं पर यहाँ से अगर कोई व्यक्ति देखे इस ट्रेन को तो इस व्यक्ति के लिए यह ट्रेन चल रहा होगा, है कि नहीं। इस व्यक्ति के लिए यह क्या चल रहा होगा, यह ट्रेन चल रहा होगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति इस व्यक्ति को देखे तो इसके लिए ए नाम के आदमी के लिए बी नाम का आदमी चल रहा होगा, है ना। क्लियर है सारी बातें। इसी तरीके से क्या होता है कि आप जब कभी ट्रेन पर जाते हैं तो मान लीजिए कि आप कहीं नागपुर से निकले हैं, पुणे के रास्ता होते हुए बॉम्बे की ओर जा रहे हैं, तो कोई आदमी आपसे पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन चला गया, कौन सा स्टेशन आने वाला है, तो आप क्या जवाब देते हैं। आप जवाब देंगे कि पुणे चला गया, अब मुंबई आने वाला है ना। तो पुणे तो वहीं पर है जहां पर था, मुंबई भी वहीं पर है जहां पर है, ना पुणे गया है ना मुंबई आने वाला है, चल तो ट्रेन रहा है। तो क्या वह व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है वह स्टेटमेंट गलत है? नहीं, वह स्टेटमेंट गलत नहीं है, वह सही स्टेटमेंट दे रहा है। वह व्यक्ति अपने रिस्पेक्ट से बोल रहा है कि पुणे चला गया, ठीक है, उसके लिए ट्रेन तो स्थिर है, रेस्ट पर है, और पुणे आया और वह पीछे की ओर चला गया, अब मुंबई आने वाला है ना। तो इस तरीके से इन सभी एग्जाम्पल से क्या बातें निकल कर आती हैं, यह बात निकल कर आता है कि हम लोग जिन भी चीज़ों का मोशन या फिर रेस्ट में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं या फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम लोग रेस्ट या फिर मोशन हम लोग तभी किसी ऑब्जेक्ट का निर्धारित कर पाएंगे जब हम लोग किसी फ्रेम से इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फ्रेम से जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो उसी फ्रेम के अनुसार ही हम लोग कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट जो है वह रेस्ट में है कि मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम जैसे जैसे वेरी कर रहा है उसके हिसाब से। तो ट्रेन में बैठे हुए आदमी के लिए फ्रेम क्या हुआ, ट्रेन हुआ, इसीलिए फ्रेम को तो कौन वह रेस्ट पे रखेगा ना, और उसके लिए बाहर का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मोशन में हो गया। कोई आदमी इसी फ्रेम पर बैठा हुआ है, अब भले यही फ्रेम मूव कर रहा हो तो इसके लिए तो बाहर का चीज मूवेबल हो गया, है कि नहीं। अब भले यह फ्रेम कौन रेस्ट पर हो और बाहर का चीज चल रहा हो तो भी वही कंडीशन इसके लिए हुआ। ओके, तो यहाँ पर रेस्ट और मोशन इन दो चीज़ों को हम लोग किस स्थिति में डिस्क्राइब करते हैं, तो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फ्रेम, ठीक है, जिसको हम पोजीशन भी कह सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पोजीशन के कंपैरिजन में ही हम इस चीज़ को कर सकते हैं, और टाइम, ठीक है। तो इन्हीं के हिसाब से हम करते हैं कि टाइम के किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट जो है वह मोशन में है, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम के, क्योंकि टाइम तो हमेशा चलते रहता है, टाइम तो रुकने वाला चीज़ नहीं है। तो अगर टाइम के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ओके, यहीं पर हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति जो है वह किसी ट्रेन से जा रहा है, ठीक है, कोई भी गाड़ी, कार, ट्रेन या किसी भी चीज़ से जा रहा है।
ठीक है। अब ये जो ट्रेन चल रही है इसकी स्पीड भी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है मान लेता हूँ, या फिर ये जो गाड़ी है इसकी भी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बैठा होगा और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा होगा तो इसके लिए ये या फिर इसके लिए ये दोनों क्या हो गया, रेस्ट के कंडीशन में हो गया। और वहीं पर अगर कोई ये व्यक्ति अगर इस चीज़ को देख रहा होगा तो उसके लिए ये दोनों किस में हो गया, मोशन में हो गया। लेकिन वहीं पर इस व्यक्ति के लिए और इस व्यक्ति के लिए ये दोनों ऑब्जेक्ट किस में हुए, रेस्ट में हुए, क्योंकि फ्रेम अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, देखने का कौन कहाँ से देख रहा है, किस पोजीशन से देख रहा है, यह चीज़ें क्या हो जा रही हैं, अलग अलग हो जा रही हैं। ओके, तो आई होप कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली 9th क्लास में आपको इस तरीके के इंट्रोडक्शंस वगैरह दिए गए होंगे। हम लोग यहाँ पर 11th क्लास को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग एडवांस लेवल में चीज़ें करेंगे यहाँ पर। और मैंने कुछ आपको इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था कि कौन कौन से मैथमेटिक्स फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है फिजिक्स पढ़ने के लिए। उन फार्मूलाज का भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल देखने वाले हैं। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन वाले फार्मूला का भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल देखने वाले हैं। तो हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पर यहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे। साथ में हम लोग स्केलर और वेक्टर फॉर्म को भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो चलिए, तो ये बात अगर आप समझ गए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पॉइंट जो कवर करते हैं उसमें हम लोग समझते हैं कि अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा बोला कि हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को भी लेकर यहाँ पर बात करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं, अच्छे तरीके से मैंने बनाया। ये सभी 11th के ही टॉपिक हैं, लेकिन वेक्टर हुआ या फिर जो मैथमेटिकल वाला हुआ उसका इस्तेमाल जो है आपको क्लास 12th में भी देखने के लिए बहुत ही अच्छे खासे कंडीशन में मिलेगा। तो चलिए, मान लेता हूँ कि मैं कोई एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने कोई एक्सिस ले लिया। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा जेड एक्सिस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैंने एक्सिस ले लिया। अब हमारा क्या हो रहा है कि कोई मोशन हो रहा है। ठीक है, किस प्रकार से मोशन हो रहा है तो देखते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चलना शुरू किया और वह चलते 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 यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, वह ए पॉइंट से चला और ए पॉइंट से चलकर वह कहाँ पहुँचा, बी पॉइंट पर पहुँच गया। तो इसने जो डिस्टेंस कवर की वह ये डिस्टेंस इसने कवर किया। ठीक है, लेकिन इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वह डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये इसने कवर किया। ठीक है, एक और एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि मान लेता हूँ कि कोई ए पॉइंट से चलना शुरू किया और चलकर गया बी पॉइंट तक। ठीक है, और बी पॉइंट पर जाने के बाद वह क्या किया, 90 डिग्री का वह एंगल लेकर वह बिल्कुल मूव कर गया। ठीक है, ऐसे मूव कर गया वह। ठीक है, और पहुंच गया सी पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस देखने के लिए कितना मिला, यहाँ पर जो हमको डिस्टेंस देखने के लिए मिला वह हमको, यह ए पॉइंट से चला था तो ए बी प्लस बी सी, यह डिस्टेंस हमको देखने के लिए मिला। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट इसको कितना देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो इसको देखने के लिए मिलेगा वह ए पॉइंट से सी पॉइंट की जो डायरेक्ट दूरी हुई वह इसको डिस्प्लेसमेंट दिखने के लिए मिलेगा ए सी, जो कि कितना के बराबर होगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसी के बराबर होगा। अब देखिए, अब यह जो डिस्प्लेसमेंट यह कवर किया वह तो इसी डायरेक्शन में कवर किया है कि नहीं, इसी डायरेक्शन में उसने कवर किया, इस डायरेक्शन में नहीं ना कवर किया, चाहे इस डायरेक्शन में तो उसने नहीं कवर किया, उसने इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यानी कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन का हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा नहीं कर सकते हम। लेकिन डिस्टेंस जो है वह हमारा क्या है, इसको हम किसी भी प्रकार से जोड़ें तो हमको तो उसका वैल्यू वही आने वाला है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो वेरी कर जाएगा।
तो इसी प्रकार से जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ यह क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्लियर है बात, समझ रहे होंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो वेक्टर, अगर देखिए जनरल तौर पर डिस्टेंस को हम लोग, आप जो भी स्टैंडर्ड बुक देखेंगे उस स्टैंडर्ड बुक में आपको दिखाई देगा कि डिस्टेंस को हम लोग जनरली, डिस्टेंस को हम लोग जनरली एस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एस साइन लगभग स्पीड का होता है, ठीक है, आप पढ़े होंगे स्पीड का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एस साइन का यूज करते हैं डिस्टेंस को इस्तेमाल करने के लिए, थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में बात किया जाए। तो वहीं पर स्पीड का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग वी साइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बनाना चाहूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्या बनाना चाहूँ, डिस्प्लेसमेंट बनाना चाहूँ, तो मैं बस क्या करूँगा, एस पर एक वेक्टर का साइन दे दूंगा, तो यह क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। वहीं पर मैंने बोला कि स्पीड को हम लोग जनरली वी साइन से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा स्पीड हो गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। वहीं पर अगर हमको इसको वेक्टर बनाना हो, तो वेक्टर हमको बनाना हो तो हम इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, वी वेक्टर का हम साइन दे देंगे, और इसका वैल्यू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका s बाई टी होगा, और इसका क्या होगा, वेलोसिटी का s वेक्टर बाई टी होगा। क्लियर है ये सारी बातें? आई होप कि आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और नोट भी करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं किस प्रकार से हम लोगों को अपने एब्रिविएशन को लेना है, किसी भी चीज़ को लेना है, कैसे हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। इस बात को अगर आप समझ गए होंगे तो हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन भी हम लोग बनाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन बनाने से क्या होगा कि कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में मेनली जो है वह न्यूमेरिकल का ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, खास इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल का ही है। हम लोग किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं। और IIT JEE हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आप न्यूमेरिकल की भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे। और न्यूमेरिकल आप बनाना अगर जान गए हैं तो आप यानी कि कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ गए। तो चलिए हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। दोनों बातें जो हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों बातें हमारे यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बूढ़ा आदमी है, एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक of radius 40 meter during a morning walk. If he starts at one end of the track and reaches at the other end, find the distance covered and the displacement of the person. ठीक है, क्लियर है सारी बातें? तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन बनाने का, और चाहे तो स्क्रीन को रोक कर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। आप अगर खुद अपने से बनाकर इसको देखेंगे तो ज़्यादा बातें जो हैं आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई आदमी है, वह सेमी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर आ गया तो यानी कि रेडियस आ गया, ठीक है, और सेमी सर्कुलर आ गया यानी कि कुछ इस प्रकार से हो गया, है ना। तो सेमी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, इसका नाम दे देता हूँ O। सेमी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है जिसका रेडियस जो है वह कितना है, 40 मीटर है, 40 मीटर का रेडियस है, ठीक है। और चलते चलते वह एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर पहुंच गया है। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया। तो देखिए डिस्टेंस की अगर बात करें, देख लीजिए यहाँ पर आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वह क्लियर हो जाएंगे। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इसने डिस्टेंस यहाँ से यह चलना स्टार्ट किया A पॉइंट से B पॉइंट पर, तो इसने ये डिस्टेंस इसने कवर किया, ये ना। तो अगर ये पूरा कवर करता तो हम सरकमफेरेंस वाला फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, परिधि जिसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल
इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 2 पाई आर होता है। लेकिन इसने आधा ही किया ना, तो आधा किया तो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। तो आधा किया तो हम पाई आर के हिसाब से पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और इसका हो गया 40। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, जो सॉल्व करके हमको आंसर आएगा वही हमारा यहाँ पर डिस्टेंस के लिए आंसर हो जाएगा। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें तो ये चला यहाँ से, अब पहुँच यहाँ पर गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बस इसी के बीच में हम लोग अंतर कर लेते हैं, डायरेक्ट अंतर कर लेते हैं, ठीक है। वह किस प्रकार से गया, कैसे गया, इससे हम कुछ भी नहीं लेते जाते हैं, ठीक है। बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डायरेक्ट क्या अंतर है, बस इसी पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं। बाकी वो किसी भी तरीक़ा से जाए, वो ऐसे 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 ऐसी किसी भी तरीक़े से वह जाए, हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का ही अंतर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ यानी कि हमको क्या दिख रहा है, हाफ है ना, हाफ है तो हमको ये 2 रेडियस दिखाई देगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमको 2 रेडियस हम कहें या फिर डायमीटर कहें तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 40 कर देंगे तो हमको आ जाएगा 80 मीटर। तो 80 मीटर हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो आई थिंक कि आप इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी बातों को समझ पाए होंगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, हमको इसके बारे में समझना है। तो स्पीड जो कि हम गति कहते हैं, क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अभी मैंने आपको बताया है ना, इसको हम लिख सकते हैं v = s/t, और यही हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। तो हम कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। आगे टॉपिक भी आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपको चीज़ें जो बिल्कुल क्लियर रहेंगी, वरना अधिकतर जो लोग हैं यहाँ पर फंसते हैं। तो इसको हमको दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे, v वेक्टर = s/t, है कि नहीं, क्लियर है सारी बातें। तो हम लोग एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को लेकर अब चर्चा कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग किसको कहेंगे, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वह A पॉइंट से चलना शुरू किया, ठीक है, और A पॉइंट से चलकर वह कुछ इस जगह तक पहुंचा, काफ़ी तेज़ गति में चला, वह 5 मीटर/सेकंड की रफ्तार से चला। फिर उसके बाद वह अपना स्पीड कम कर लिया, फिर वह 1 मीटर/सेकंड की रफ्तार से चला, ठीक है, और चलते चलते वह इस पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है, ये कोई B पॉइंट पर पहुंच गया है ना। तो इस B पॉइंट पर पहुंचा, तो अब हम आपसे पूछे कि बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या रहा। तो एवरेज स्पीड में अब हमको क्या लेना देना है, हमको एवरेज स्पीड में हम कुछ नहीं जानेंगे कि वह किस गति से गया, बढ़ाया अपना स्पीड, नहीं बढ़ाया, हमको उससे कुछ नहीं लेना। हम सीधा सीधी देखेंगे कि यह दूरी कितनी है और इस दूरी को उसको पहुंचने में टाइम कितना लगा, है ना। तो बस हम इसी का हिसाब किताब कर देंगे तो हमको क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज स्पीड निकल कर इसका चला आएगा। तो अगर हम वह चला, मान लीजिए 9:45 में वह चला और उसको यहाँ पहुँचने में कितना बज गया, 10:15 बज गया, ठीक है, क्योंकि टाइम तो है वह 0 से कभी भी शुरू नहीं होता है, किसी ना पर्टिकुलर टाइम से शुरू होता है। जो 12 बजे का रात हुआ वह भी तो एक टाइम ही है ना। तो यहाँ पर हमको टाइम को मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10:15 में से हमको घटाना होगा 9:45, तो हमको निकल कर चला आएगा। यानी कि v एवरेज का फॉर्मूला हमको क्या हाथ लगेगा, v एवरेज का फॉर्मूला हमको हाथ लगेगा डिस्टेंस बाई t2 - t1, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, v एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर हम पूछते कि यहाँ से यहाँ तक का आप बताइए कि क्या वह एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड से कवर किया, तो मान लेता हूँ कि यह 0 मीटर था या 1 मीटर था और यह 2 मीटर था या 3 मीटर था या 4 मीटर था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये पर्टिकुलर मैंने इतना पार्ट ही मैंने पूछा आपसे, है कि नहीं। तो मैंने इतना ही पार्ट पूछा तो उसने कितना कवर किया,
3 मीटर में से 1 मीटर घटा देंगे तो 2 मीटर ही डिस्टेंस उसने कवर किया है कि नहीं, देख लीजिए 1 2 मीटर ही उसने डिस्टेंस कवर किया। तो यानी कि अगर इस तरीके से हमको यहाँ पर हो तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी अपने हिसाब से इसको फिक्स करेंगे। तो हम इसको ये जो S2 माइनस S1 हम लिखें तो इसको हम डेल्टा S के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस इन बिटवीन द डिस्टेंस। फिर इसी प्रकार से ये T2 माइनस T1 जो हम लिखें इसको हम डेल्टा T के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा T। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एवरेज स्पीड के बारे में चर्चा हो गया। अब यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान देंगे कि मान लीजिए कि वही व्यक्ति जो है वह कुछ इतना दूरी तय किया, ठीक है, वह 9:45 से चला था और 10:15 में वह यहाँ पहुँचा था और हम पूछ लिए कि बताइए 10 बजे आपका क्या स्पीड था, ठीक है, 10 बजे हम पूछ लिए कि आपका स्पीड क्या था यह बताइए आप, ठीक है। तो हम क्या बोले, हम कोई पर्टिकुलर टाइम, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में हम चर्चा किए, कोई पर्टिकुलर क्षण के बारे में चर्चा किए, हम ड्यूरेशन नहीं दिए, है कि नहीं, हम पर्टिकुलर कर दिए इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब उसी क्षणिक, उस क्षण की हम चर्चा कर लिए कि आप उसी वक्त का एग्जैक्ट स्पीड हमको बताइए कि क्या स्पीड था, ठीक है। बाइक वगैरह में देखते होंगे, बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है वह आपका एवरेज स्पीड नहीं बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, उसी वक्त उसी क्षण का स्पीड बताता है वह, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की चर्चा करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आएगा वह फॉर्मूला हम लोग v से तो यहाँ डिनोट करेंगे ही, साथ में हम लोग कोई टाइम का लिमिट देंगे, है ना। तो टाइम का लिमिट मान लीजिए मैंने दिया t = 0 और फिर हमारा वही डेल्टा S बाई डेल्टा T हम कर दिए, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, निकालने का तरीका कुछ और हो सकता है। और इसी हिसाब में हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में हम लोग क्या कर दिए, ds बाई dt भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उस क्षण के बारे में चर्चा किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में चर्चा किया जा रहा है। क्लियर है बात? तो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप इसके बारे में और भी चीज़ें जो हैं वह विस्तृत तौर पर समझते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल से काफ़ी बातें जो हैं वह क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने बोला कि मैं कंसेप्ट बताते चलूँगा और कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बनवाते चलूँगा कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल समझ में आती रहें। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने ही दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए कंटेंट बनाकर उतनी ही तेज़ गति से लाते रहेंगे। साथ में कमेंट भी कर देंगे कि कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि रियली में आप कितना एक्टिव हैं और कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट दिखाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्यार दिखाएंगे, मैं आपके लिए मटेरियल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर आपके लिए बनाकर लाता रहूँगा। तो चलिए, और कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी अगर परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप उस परेशानी को मेंशन कर सकते हैं। अगर परेशानी नहीं है, अच्छा लगा तो आप गुड, वेरी गुड, इस तरीके से थैंक्स वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप मुझसे फर्दर कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में मेरा ऐप का लिंक है और फेसबुक का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो उस लिंक के थ्रू आप मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं या आप मुझसे फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने ये टाइम आपको दिया कि कुछ आप अपने से बनाते हैं। अगर आपने अपने से कोशिश किया हो तो ठीक है, वरना मैं इस क्वेश्चन को आपको बताना शुरू करता हूँ। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल्ड बाय ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल के द्वारा कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है पर्टिकुलर टाइम t में, जो कि दिया हुआ है s = 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, तो देख लीजिए चीज़ें जो है, कंसेप्ट जो है यहाँ थोड़ा सा हाई वर्जन में चल रहा है। ठीक है, तो वो 9th वाला डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया ना, ये जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? डिस्टेंस का तो यूनिट मीटर होता है, 2.5 मीटर होना चाहिए था।
लेकिन इसने कैसे दिया, मीटर पर स्क्वायर और टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसने क्या किया ना, ये फंक्शन एक क्रिएट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, एक रिलेशन में इसने यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे यह बनेगा। चलिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए, ठीक है, टाइम 0 से 5 सेकंड में, और इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए 5 सेकंड में। देख लीजिए अंतर हो गया। तो एवरेज स्पीड के लिए वो क्या किया, एक ड्यूरेशन दिया है कि नहीं, 0 से लेकर 5 सेकंड तक, और इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या दिया, वो एक क्षण दिया, कोई पर्टिकुलर टाइम वो डिनोट करके बताया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से कि ये फंक्शन जो है हमारा, जो कि डिस्टेंस, ठीक है, देख लीजिए डिस्टेंस को एस में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा कि मैंने बोला कि रेफरेंस बुक हमारा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स चल रहा है, HC वर्मा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसने दे दिया है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो टाइम दिया गया है, सबसे पहले इसके लिए हम सॉल्व करते हैं, ए नंबर के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो हमको टाइम जो दिया गया है वह 0 से लेकर 5 सेकंड दिया गया है। तो 0 से लेकर 5 सेकंड का मतलब क्या हुआ, टाइम इज इक्वल टू हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 सेकंड दिख रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन में टी स्क्वायर डाला हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 2.5, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये यूनिट तो रहेगा ही, और साथ में ये जो 5 है, ये 5 का वैल्यू हम यहाँ पर टी के जगह पर हम डाल देंगे, ठीक है। तो 5 का कितना हो गया, 25 हो गया, और फिर 25 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और डेसिमल का वैल्यू है यहाँ पर, तो हमारा कितना हो जाएगा 62.5, और डिस्टेंस ही है ना, तो हम इसको यूनिट अपना डाल देंगे मीटर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है। जो हमको टाइम फंक्शन में दिया हुआ था, हम इसको अपने सिंपल फंक्शन में लाकर निकाल दिए। अब हमको क्या करना है, इसका एवरेज मालूम करना है, तो हम लिखें वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, यही होगा ना हमारा। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना किया इसने, 62.5 किया, और टाइम इसको कितना लगा, 5 लगा, 5 सेकेंड लगा ना। तो 5 सेकेंड को हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5, ठीक है, 12.5 हो जाएगा। और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो हम लिख देते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लिए, इसका एवरेज स्पीड निकाल लिए। अब हम यहीं पर चर्चा करें कि इसका हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे, तो देख लेंगे यहाँ पर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड में जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा वह कन्फ्यूजन जो है आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमने फिर से फंक्शन लिखा, हमने बी नंबर क्वेश्चन अब बना रहे हैं, तो हमारा फंक्शन उसी प्रकार से है, किस प्रकार से है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी स्क्वायर, यही है हमारा फंक्शन, है कि नहीं। और मैंने इंस्टेंटेनियस के लिए मैंने लिखा था, आपको फॉर्मूला देखे होंगे कि हमने इंस्टेंटेनियस का किस प्रकार से फॉर्मूला हमने लिखा था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds/dt लिखे थे, ठीक है। तो ds/dt का मतलब क्या हो गया कि हमको इस टर्म को क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा, है कि नहीं। t के टर्म में हमको dt के रिस्पेक्ट में हमको इसको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। 2.5 टी स्क्वायर को हमको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो मैंने बताया है आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लेंगे, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला का फिजिक्स में कौन कौन सा किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, आप इसको देख लेंगे। ऐसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो क्लास 12th में आपको पढ़ना है, लेकिन क्लास 11th में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। तो जो स्टार्टिंग का 2 फार्मूला है, ज़्यादा फार्मूला नहीं, जो बेसिक फार्मूला है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यह हमको कैसा दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर x टू दी पावर n को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx के टर्म में, तो हमको इसका वैल्यू क्या आएगा, हमको इसका वैल्यू आएगा n x टू दी पावर n-1 आएगा,
ठीक है। तो यहाँ हमको टी स्क्वायर दिख रहा है, ये 2.5 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। यहाँ टी स्क्वायर दिख रहा है, एक्स की जगह पर टी है और एन की जगह पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके टर्म में कर रहे हैं, डी बाई डी टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकलेगा, ये 2 वाला यहाँ आ जाएगा और टी का 2 - 1 कर देंगे तो हमको क्या निकलेगा, 2t आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख दिए 2t, ठीक है, मल्टीप्लाई 2t हमने कर दिया, ठीक है। तो हमको यह कितना आया, हमको आ गया 5t आ गया। अब t = क्या है मेरा, 5 सेकेंड है, तो हम फटाक से ला के इसको रख देते हैं, 5 × 5 यानी कि कितना हो गया, 25। यूनिट स्पीड का रख देंगे, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल गया, इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकल गया और एवरेज स्पीड भी निकल गया। तो आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला है, एक ये वाला फार्मूला और इंटीग्रेशन का ये वाला फार्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन मान लीजिए x⁴ फंक्शन n को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या आएगा, x⁴ n+1 डिवाइडेड बाई n+1 आएगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आप याद रखेंगे, इस दो फार्मूला के हिसाब से चीज़ें जो है वो बनती हुई चली जाएंगी। तो तत्काल हम लोग उस डिफरेंशिएशन का हम लोग इस्तेमाल किया। तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात किए हैं। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी जैसे ही आ गया, यानी कि हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, बिना डायरेक्शन का ये काम हम कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या किए कि इसको एक्स वाई प्लेन पर हम सबसे पहले हम डिवाइड कर लिए, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया मेरा वाई और ये हो गया मेरा जेड, ठीक है। तो अब कोई ऑब्जेक्ट जो है वह ए पॉइंट से चलकर, ठीक है, वह गया होगा किसी भी तरीक़ा से, मान लीजिए 0 पॉइंट से चला होगा और ए पॉइंट पर पहुंचा होगा और फिर उसके बाद वह कोई दूरी कवर किया होगा और बी पॉइंट पर यहाँ पर पहुंचा होगा। तो फिर हम इसको 0 से फिर हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं कि यह कितना तय किया। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं बी पॉइंट और इसको हम दे देते हैं 0 कहें या फिर ओ कहें, बात बराबर है। तो ये जो दूरी इसने तय किया किसी पर्टिकुलर वेक्टर के हिसाब से हम इसको r2 वेक्टर नाम दे देते हैं और इसने जो ये OA दूरी तय की इसको हम क्या करते हैं, r1 वेक्टर हम नाम दे देते हैं। क्लियर है। अब हमको वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो हम बस क्या करेंगे, v के ऊपर में वेक्टर साइन डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी हो जाएगा। पर वेक्टर साइन नहीं डालते तो वो क्या रहता, स्पीड रहता। तो अब हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी का क्या करेंगे, वेक्टर कर देंगे, ठीक है। और टाइम हमारा किस प्रकार से रहेगा, उसी प्रकार से t2 - t1 के हिसाब से रहेगा, है ना। अब देखिए ये ए बी हमको निकालना है, ए बी वेक्टर हमको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो ए बी वेक्टर इज, तो अब यहाँ पर जो हमारा ए बी वेक्टर होगा वह क्या होगा, ए बी वेक्टर = हमारा होगा ए ओ वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। ए ओ वेक्टर प्लस ए बी नहीं प्लस बी ओ वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। बी ओ वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, है ना, ये वाला और ये वाला। क्लियर है। लेकिन इसमें देखिए ये जो है ये बढ़ा हुआ है कि नहीं, 1 2 3 4, तो मैक्सिमम पर कौन है, ये है, ये मिनिमम पर है, पीछे है। तो इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, उल्टा ले लिया, ठीक है। ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इस पोजीशन में से इस पोजीशन को हम घटा देंगे। कहने का मतलब कि 5 में से हम जो हमारा मान लेता हूँ कि 2 है, ठीक है, इसको हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 में से 1 घटा देंगे तो हमको 4 निकल कर आ जाएगा ना, वरना ऐसे हम एडिशन में तो नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन 5 में से 1 घटा देंगे तो हमको इसके बीच की जो इसने दूरी तय की ये उसके हिसाब से हमको निकल कर चला आएगा। तो हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसी टर्म को हम चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, r2 वेक्टर, चूँकि OB = r2 है तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के हिसाब से हम इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको v एवरेज वेलोसिटी एवरेज = क्या निकल कर आ गया,
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई T2 वेक्टर माइनस T1 वेक्टर हमको निकल कर चला आया। ठीक है, तो ये मेरा एवरेज हो गया। वहीं पर हम बात करें कि इंस्टेंटेनियस को हम कैसे लिखेंगे, तो इंस्टेंटेनियस को हम डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम सीधा लिखेंगे इंस्टेंटेनियस dr वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt वेक्टर। ठीक है, डिफरेंशिएशन के टर्म पर। अब ये dt तो खुद अपने आप में मैग्नीट्यूड है, जो है सो यही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। क्लियर है। अब ये dr हम लिखें या फिर हम ds लिखें, ये बात तो हमारा क्या है, उसी फॉर्म में हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो हैं हम इनसे रिलेटेड यहाँ पर बना सकते हैं। तो आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसी पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कि क्वेश्चन देख लेंगे आप तो कंसेप्ट जो है थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे क्या चीज़ लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो खुद से भी इसको एक बार बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर आप चाहें तो वीडियो को रोक कर फिर मेरे बनाए हुए सॉल्यूशन से आप चाहे तो मैच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ, कि कोई टेबल क्लॉक है जिसका मिनट हैंड जो है वह 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है टिप का, मिनट हैंड का 6 AM से 6:30 AM के बीच में, और 6 AM से 6:30 PM के बीच में। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर चीज़ें जो है वो आपको आगे जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको बना रहे होंगे, अपने से कोशिश कर रहे होंगे। मेरे पास क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलरेडी वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं इसको फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। तो देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि मिनट हैंड। ठीक है, तो मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस यहाँ पर हमको बता दिया गया है। ठीक है, तो रेडियस हमको यहाँ पर कितना बता दिया गया है, 4 सेंटीमीटर बता दिया गया है। अब बोलता है कि 6 AM से हम लोग सबसे पहला ए नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। बोलता है कि 6 AM से कितना टाइम है, 6:30 AM तक। ठीक है, ये टाइम दिया है। तो हम लोग इसमें सेकंड निकाल लेते हैं। तो सेकंड टोटल कितना सेकंड कवर किया, ये चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं। तो 30 मिनट में हमको निकालना है ना, और 1 मिनट में हमारा 60 सेकंड होता है। तो 30 मिनट में हमारा कितना सेकंड हो गया, 1800 सेकंड हो गया। ठीक है, 1800 सेकंड हो गया। अच्छा, अब देखिए 6 AM, यानी कि 6 AM में मिनट का बात कर रहे हैं ना, तो मिनट वाला सुई यहाँ पर होगा, और 6:30 जब बजा होगा तो मिनट वाला सुई यहाँ पर आ गया होगा, है कि नहीं। यहाँ से होता है ना 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही हुआ होगा। तो ये रेडियस, अगर ये जो सुई है वह 4 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वेलोसिटी हम लोग कवर कर रहे हैं ना। तो वेलोसिटी में तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, स्पीड होता तो हम लोग ये डिस्टेंस की बात करते हैं कि नहीं, सेमी सर्कुलर डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं। लेकिन वेलोसिटी है तो हम लोग केवल फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का ही हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा डिस्टेंस इतने कितना कवर किया, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम आसानी से वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 8 दूरी तय किया, और टाइम कितना लगा इसको, 1800, यही लगा। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। जो भी आंसर निकल कर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। वहीं पर अब कह रहा है कि 6 AM से 6:30 AM के बीच में। ठीक है, तो 6 AM से 6:30 मतलब कि ये पूरा चक्कर मारा होगा, सुबह से शाम हो गया, लेकिन आया तो फिर इसी जगह पर होगा, है कि नहीं। तो फिर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का कितना होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट तो 8 ही सेंटीमीटर होगा, लेकिन टाइम अब इसको ज़्यादा लग गया, है ना। टाइम इसको ज़्यादा लग गया, कितना टाइम लग गया, तो 12 घंटा तो लग ही गया, 12.5 घंटा इसको टाइम लग गया। तो 12.5 घंटा का जब हम लोग टाइम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमको कुछ 45,000 सेकंड के आसपास आएगा। तो इसका भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। वी एवरेज हमको क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 45
1000, ठीक है। तो जो यहाँ पर यूनिट निकल कर आएगा, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। इसका भी जो हमारा निकल कर आएगा वह सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो हम लोग आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हम लोग किसको कहते हैं। तो देखिए एक्सीलरेशन जैसे ही मैं बोलूँ ना, तो एक्सीलरेशन का मतलब हो गया त्वरण, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको त्वरण, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन में बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक्सीलरेशन जो है वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो त्वरण कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वह 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है, और उसने अपना स्पीड बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, बढ़ाते 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 वो कितना पर पहुंच गया, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पर पहुंच गया। तो 5 मीटर 10 मीटर पर सेकंड, तो ये तो कांस्टेंट नहीं रहा ना, रेगुलर नहीं रहा, ठीक है, इंक्रीज होने लगा। तो इंक्रीज होने लगा, तो इस इंक्रीजमेंट को दिखाने के लिए, ठीक है, हम लोग एक्सीलरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग वेलोसिटी के ही टर्म में लिखेंगे। तो हमारा v2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो भी टाइम इसने कवर किया t2 माइनस t1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस u बाई t, ठीक है। ये v हमारा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, u हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेक्टर साइन दे देंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, टाइम टेकन हो गया, इस चेंजेस को लाने में जो उसने टाइम लगाया वह टाइम टेकन हमारा हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशन के कंसेप्ट में भी यही चीज़ें होती हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से गिरता है। तो देख लेंगे इसका यूनिट क्या हो जाएगा। मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड में से हम लोग 4 मीटर पर सेकंड घटाएंगे तो हमको क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इसका हमको क्या आएगा, इसका हमको यूनिट तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा, और साथ में ये t2 में से t1 घटाएंगे तो फिर कोई सेकंड ही आएगा, तो इसका यूनिट क्या आएगा, सेकंड ही आएगा। तो हमको एक्सेलरेशन का यूनिट क्या निकल कर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको निकल कर इसका एक्सेलरेशन का यूनिट निकल कर आ जाएगा। तो अगर ए एवरेज की हम बात करें, ठीक है, ए एवरेज की बात करें, ये तो हम सिंपल फॉर्म में ए लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस चेंजेस, ओके। वहीं पर एवरेज हमको लिखना हो तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज का हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज का हो गया, ठीक है। वहीं पर हमको इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो इंस्टेंटेनियस के टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन वाला टर्म हम लोग ला रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेरिवेशन वाला टर्म लाने के लिए हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, लिख रहे हैं ना, और उसके बाद चेंज इन स्पीड वेक्टर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम लिख रहे हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दिखा देते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आप इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ऑलरेडी बड़ा हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो नेक्स्ट पार्ट है वह सेकंड पार्ट बनाकर इसका अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग अपना प्यार इसको दिखाएंगे, इस वीडियो को प्यार दिखाएंगे, कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब करेंगे। जितना ज़्यादा प्यार दिखाएंगे मैं इसका सेकंड पार्ट उतनी ही तेज़ी से आप लोगों के लिए बनाकर ला दूंगा। तो फिर मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।